चलिए बाबा आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न्स का, आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न्स। बेटा, एवरीवन ओवर हियर। सर, रिटर्न्स का चैप्टर का एक लिंकिंग दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने सीखना स्टार्ट किया था। गुड्स और सर्विस से। सर, अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट होगा। इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा, सर इंट्रास्टेट पे सीजीएसटी लगेगा। एक बार जीएसटी, सर गुड्स एंड सर्विस अभी सप्लाई हो गया, इंटरस्टेट आईजीएसटी, इंट्रास्टेट सीजीएसटी। एक बार जो जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी कलेक्ट एंड पे करेगा एक टैक्सेबल पर्सन। सर कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार जो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, अब रेज करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चलान। सर, एक बार टैक्स इनवॉइस रेज कर लिया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए सामने वाले व्यक्ति को गुड्स भेज दोगे विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। ठीक है सर, अब क्या होगा सर, अब आपका लायबिलिटी आ जाएगा, और लायबिलिटी आता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आप यूज करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करोगे। बेटा, 1000 रुपए का लायबिलिटी था, 500 रुपए का क्रेडिट यूज किया, रिमेनिंग 500 रुपए का पेमेंट किया। अब ये जो कहानी है, अब जो ये कहानी है आपकी, 1000 का लायबिलिटी, 500 का क्रेडिट, रिमेनिंग 500 का पेमेंट, ये कहानी बताओगे तो गवर्नमेंट को फोन करके थोड़ी बताओगे कि सर आपके लिए इतना कलेक्ट किया, इतना आईटीसी था, इतना पेमेंट किया था। बेटा, आप गवर्नमेंट को कैसे बताओगे, रिटर्न फाइल करके। गवर्नमेंट बोलता है हर रोज फोन करके, मेरे साथ गप मारने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, रिटर्न में बस डाल दीजिएगा महीने का क्या हिसाब खाता है और मैं देख लूंगा, उसे ही बोलते हैं रिटर्न। चलिए समझना चालू करते हैं। आ जाइए बाबा रिटर्न्स के चैप्टर में, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, समझ लेते हैं। चलिए, इस बार मेरे को लगता है रिटर्न्स का चैप्टर, सर ए प्लस ग्रेडेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-4 छोटे मोटे अमेंडमेंट है, तो 2 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करके जाइएगा। चलिए बाबा, अच्छे से सुन लीजिए, अमेंडमेंट के साथ बोलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न्स, बेटा समझ ले, आप हो एक सप्लायर। सर सप्लायर किसको बनाओगे, रिंकी को बना देते हैं। ये है नालायक रिंकी यहाँ पे, ठीक है, ये है रिंकी यहाँ पे। रिंकी एक सप्लायर है। रिंकी ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया बिजनेस, और सर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक दिन आया बुरा दिन, जिस दिन रिंकी लायबल हो गई फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा बता, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कौन से सेक्शन में होते हो, सेक्शन नंबर 22 या सेक्शन नंबर 24 में आप लायबल होते हो। सर एक बार जो मैं लायबल हो गया, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए। समझ लीजिए, आपने क्या किया, यहां तक 30 दिन होते हैं, यहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। सर एक बार जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और सर रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट कर दिया गया, क्योंकि आपने 30 दिनों में अप्लाई किया था। रजिस्ट्रेशन को जिस दिन आप लायबल हो गए, उस दिन से इफेक्टिव कराया जाएगा। अब सुनिए सर, अब ये हो गया मेरा लायबल का डेट, ये हो गया मेरा ग्रांट का डेट। इसके बीच में जो भी मैंने सप्लाईज किए हैं, उन सप्लाईज के लिए मुझे इशू करना पड़ेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बोल बेटा बोल, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का इशू करने का टाइम लिमिट बता, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट बता। जितने बच्चे बोले रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट 30 दिन है, वो रॉन्ग हो गए। जो बच्चे बोलेंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट 1 मंथ है, वो करेक्ट है। हमेशा याद रखिएगा, 1 मंथ रिवाइज टैक्स इनवॉइस का इशू करने का टाइम लिमिट है 1 मंथ। ठीक है सर। और सर जो भी रिवाइज टैक्स इनवॉइस है, वो आप अपने पहले पहले रिटर्न में दिखा दोगे, जो है फर्स्ट रिटर्न। आपका फर्स्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 40 से आता है, लेकिन
प्रैक्टिकली फर्स्ट रिटर्न फाइल नहीं होता, बस आप जो पहला पहला रिटर्न आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन फाइल करते हो उसमें रिवाइज टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स दिखा देते हो। ठीक है सर। अब सर मैं करना चालू कर दिया बिजनेस और सर रेगुलर रिटर्न्स आ गए। रेगुलर रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो सर रेगुलर रिटर्न्स होता है जीएसटीआर 7 सर, जो सॉरी सेक्शन नंबर 37 में GSTR1 जो बेसिकली आपके आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल होता है। आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल आप GSTR1 में देते हो। सेक्शन नंबर 38 में GSTR2 था जिसको तो गवर्नमेंट ने डिलीट ही कर दिया। और सर सेक्शन नंबर 39 में आता है आपका जो मंथली रिटर्न्स होता है, बेसिकली जो आपको रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। GSTR3B, GSTR4 अब कंपोजिशन डीलर एनुअली फाइल करते हैं। GSTR5 NRTP वगैरह का रिटर्न। यस एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर मैं रेगुलर रिटर्न, आपको एक बात ध्यान रखना है, जीएसटीआर 1 किन के लिए एप्लीकेबल होता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशन, लेकिन एनआरटीपी सॉरी every registered person including CTP, every registered person including CTP casual taxable person, लेकिन सर NRTP, composition, TDS deductor, TCS collector, OIDR ये GSTR1 फाइल नहीं करते। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, आप रेगुलर रिटर्न्स फाइल करते रहे, एक दिन आ गए आप तंग और बोला गवर्नमेंट को मैं तंग आ गया हूं, लेकिन फिर भी चल सर आपने जो पूरा साल जो आपने बिजनेस किया उसके लिए आपको ईयर एंड पे बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सर एनुअल रिटर्न GSTR 9A होता है। ठीक है सर। उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको लगाना है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए 17-18, देखिए बाबा, एनुअल रिटर्न यू तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को लगाना पड़ता है, लेकिन सर 17-18, 18-19 में 19-20 में गवर्नमेंट ने बोला था एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, लगाना था एनुअल रिटर्न, बट अप टू 2 करोड़ के लिए एनुअल रिटर्न को ऑप्शनल कर दिया। और सर फिर 2021 और अब अमेंडमेंट 21-22 के लिए भी रजिस्टर्ड पर्सन विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ को एग्जाम कर दिया है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइलिंग से एग्जाम कर दिया है किनको? सर जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बस ये ध्यान रखिएगा 21-22 के लिए क्या अमेंडमेंट आ गया। अगर आपका बेसिकली क्या हो रहा है, जब से एनुअल रिटर्न का 17-18 से जब से ये बात चल रहा है एनुअल रिटर्न फाइलिंग वगैरह का, तो सर अगर एक व्यक्ति का अप टू 2 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको एनुअल रिटर्न से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ठीक है, पहले ऑप्शनल किया था, अब इसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है This section is not applicable to Department of Central Government, State Government whose books are required to be audited by C&AG or auditor appointed under their law। ठीक है सर। अब सुनिए सर, रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा हूं GSTR1, GSTR3B, GSTR1, GSTR3B और अब एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूं। सर मैं तो बेवकूफ बन गया, इतने सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, मैं तो रजिस्ट्रेशन छोड़ रहा हूं, मैं GST छोड़ रहा हूं, मैं धंधा ही छोड़ रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है, तू बिजनेस छोड़ दे, और बिजनेस अगर तू डिसकंटिन्यू कर रहा है और कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दे, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दे, और जब तेरा कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा होगा हम तेरा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देंगे और तुझे एक कैंसिलेशन ऑर्डर दे देंगे। जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर दिया, समझ लीजिए कैंसिलेशन ऑर्डर यहां दिया और बोल दिया कि तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल यहां से है, तो बेटा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर यहां दिया और बोला यहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, तो विचेवर इज अर्लियर आपको डेट विचेवर इज लेटर डेट आपको देखना है, और वहां से 3 महीने में जीएसटी को बोल बाय बाय, अपना जो भी लायबिलिटी वगैरह है वो पे करते हुए एक बाय बाय रिटर्न सेक्शन नंबर 45 में फाइनल रिटर्न फाइल करके भाग जाना। और सर जब आपको कैंसिलेशन करने बोल दिया, कैंसिलेशन हो गया रजिस्ट्रेशन का, तो बेटा सेक्शन नंबर 29(5) में बोला गया है कि आपको लायबिलिटी पे करना पड़ता है। आपका जो इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स है, उसके ऊपर जो लायबिलिटी बनता है एज पर सेक्शन नंबर 29(5) वो आपको पे करना है। और सर GSTR 10 जो बाय बाय रिटर्न फाइनल रिटर्न होता है वो फाइल करना है। मैंने स्टार्टिंग से रिंकी ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस अब क्लोज कर दिया, तब तक के रिटर्न्स की बात किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और डिटेल में बात करेंगे। सर जब भी एक व्यक्ति GSTR 1 फाइल करता है, समझ लीजिए वो एक
सर वो अगर एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो GSTR 1 यूज करेगा। सर ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है? अगर आप एक व्यक्ति हो जो सर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो सर सामने वाले व्यक्ति को सुनिए, अगर आप एक व्यक्ति हो जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन में, देखिए या तो आप हर महीने का GSTR 1 फाइल कीजिए, सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा, या फिर सर अगर आप एक वैसे व्यक्ति हो जो क्वार्टरली 3 महीने का एक GSTR 1 लगाता है, तो बेटा अप्रैल मई जून 3 महीने का एक GSTR 1 लगाएगा, तो अप्रैल मंथ का सेल का सामने वाले को क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो आप यूज करते हो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और वो डिटेल चला जाता है सामने वाले व्यक्ति के GSTR 2A 4A और 6A में। ठीक है सर, अगर आप एक NRTP है, आप GSTR 5 फाइल करेंगे और वो भी सामने वाले व्यक्ति के GSTR 2A में चला जाएगा। सर अगर आप ISD है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बेटा ISD भी तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो भी चला जाएगा सामने वाले व्यक्ति के GSTR 2A में। सर TDS TCS कलेक्टर जो होते हैं, जो आपका TDS और TCS काट के डिपॉजिट करते हैं, वो भी GSTR 2A में जाता है। अगर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कर रहे हो या SEZ से डोमेस्टिकली सप्लाई हो रहा है, तो सर वो डिटेल्स भी GSTR 2A में आ जाता है। अब सुनिए, जो GSTR 2A होता है उसके बेसिस पे आप क्रेडिट वगैरह नहीं ले सकते। सुनिए, अब उससे ऑटो जनरेट किया जाएगा। देखिए पहले वर्ड यूज होता था ऑटो ड्राफ्टेड, अमेंडमेंट क्या आया? कुछ नहीं, ऑटो ड्राफ्टेड, गवर्नमेंट ने बोला शब्द अच्छा नहीं लग रहा ऑटो ड्राफ्टेड, इसको हम चेंज कर देते हैं ऑटो जनरेट, कि सर सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। ठीक है सर, चलिए ड्राफ्टेड वर्ड को हटा के ऑटो जनरेटेड कर दिया, GSTR 2A जनरेट होगा, जहां बाबा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो GSTR 1 में दिखाया था, जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू दिखाया गया था, ये रहा जो GSTR 5 GSTR 6 में दिखाया गया था, इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको दिखेंगी, प्लस जो आपने IGST पे किया है ऑन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या जब SEZ से गुड्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आए, तो सर उसका सारा डिटेल्स यहां आ जाएगा और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। GSTR 2B हमेशा याद रखिएगा, GSTR 2B में जो डिटेल्स अपीयर, जो अमाउंट अपीयर होता है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। ठीक है सर, आ जाइए। अब सर एक बात बताइए सर, लोग गवर्नमेंट के पास गए और बोले सर हमें दीजिए क्वार्टरली रिटर्न, तो लोग, सर दो लोग हो गए। अब नॉर्मल पर्सन एक होता है जो क्वार्टरली रिटर्न में जाता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, एक होता है जो क्वार्टरली रिटर्न में नहीं जाता। सर ये क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है, तो उसका चार्ट मैंने नेक्स्ट पेज में बताया है, चलिए फटाफट समझा देता हूं। सर रिटर्न अंडर QRMP स्कीम, लोग गए गवर्नमेंट के पास और बोला सर क्या हर महीना GSTR 1 GSTR 3B GSTR 1 GSTR 3B फाइल करना पड़ता है, आप कुछ सिंपल मेथड बताइए। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर लो, लेकिन बेटा पेमेंट तो मंथली करना। देख, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर ले, क्वार्टरली मतलब अप्रैल में, क्वार्टर हमेशा फिक्स्ड होता है, याद रखना, अप्रैल में जून का एक क्वार्टर का आप एक GSTR 1 एक GSTR 3B फाइल कर लीजिए, लेकिन पेमेंट तो हर महीने का पेमेंट आपको हर महीने के बाद करना पड़ेगा, उसे बोलता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सर अब सुनिए, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम जो आया था, तो सर वो आया था 2020-21 में। ठीक है, वहीं से आपको समझा देता हूं मैं। तो सर गवर्नमेंट ने बोला था अगर आपका टर्नओवर 1920 में, बेसिकली 1920 का टर्नओवर देखा जाएगा, क्योंकि 2021 में QRMP स्कीम आया था, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन OIDR एलिजिबल नहीं होता। OIDR कौन है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, आपको याद आ रहा है नेटफ्लिक्स। यस सर, अगर आप OIDR को छोड़ के कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है बेसिकली, तो सर अगर आपका लास्ट ईयर मतलब इस साल का टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 5 करोड़, तो बेटा आप मुझे बताइए, अगर आपको QRMP स्कीम इस साल चाहिए तो आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो सर अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, जो पोर्टल ही कैलकुलेट करेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला जब 2021 में QRMP स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको QRMP स्कीम मिल जाएगा, और यह बोला गया कि सर आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द QRMP स्कीम, लेकिन बेटा उसके पहले आपका जो भी रिटर्न था आपको फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर द QRMP स्कीम। ठीक है सर,
उसके बाद एक बार क्यूआरएमपी स्कीम आपको मिल गई तो बेटा याद रखिएगा, आपको अब क्वार्टरली जीएसटीआर 1 लगाना है, क्वार्टरली आपको जीएसटीआर 1 भी लगाना है, क्वार्टरली आपको रिटर्न भी फाइल करना है जीएसटीआर 3 भी। ठीक है सर। अब सर ऑप्शन अवेलेबल जीएसटीआर वाइज होता है, मतलब हर एक आपका अगर 3 रजिस्ट्रेशन है, 3 जीएसटीआर नंबर है, इसमें क्यूआरएमपी, इसमें नो क्यूआरएमपी, नॉर्मल स्कीम में आप बोल रहे हो मंथली रिटर्न ही फाइल करूंगा, कर ले। एक रजिस्ट्रेशन में आप बोल रहे हो क्यूआरएमपी स्कीम में जाऊंगा, गवर्नमेंट बोल रहा है कर ले। ठीक है सर। अब सर अप्रैल मई जून मेरा पहला क्वार्टर, ठीक है, इसमें आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दिया, मतलब पूरे क्वार्टर के लिए एक जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी लगा दिया। अप्रैल मई जून, अब ये नेक्स्ट ईयर जो है बेटा, मुझे एक बात बताइए, अब ये जो 21-22 ईयर है, 21-22 जो ईयर है, इसमें अगर क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए तो बेटा आपको इस साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा। इस साल का 2021 का टर्नओवर अगर आपका लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है तो आप सर करंट फाइनेंशियल ईयर, अब इसको करंट फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूं, 21-22 में आपको क्यूआरएमपी स्कीम मिल जाएगा। बेटा सिंपल है, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो करंट ईयर में आपको क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम मिल जाएगा। ठीक है सर। सर अप्रैल मई जून के लिए मैं एलिजिबल हूं, ठीक है सर। सेकंड क्वार्टर जो है उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूं क्योंकि मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ। अब समझ लीजिए थर्ड क्वार्टर में आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया तो इन्होंने बोला आपका टर्नओवर अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गया तो ये थर्ड क्वार्टर में तो चल कोई बात नहीं, तुझे क्यूआरएमपी स्कीम में रहने देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में तू इन एलिजिबल हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर अब इस साल में मेरा टर्नओवर क्रॉस हो चुका है 5 करोड़, क्या 22-23 में मुझे क्यूआरएमपी स्कीम मिलेगा? यस और नो? 22-23 में क्या मुझे क्यूआरएमपी स्कीम मिलेगा? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं मिलेगा। और बेटा याद रखना ये जीएसटीआईएन वाइज होता है, क्यूआरएमपी स्कीम जीएसटीआईएन होता है, जीएसटीआईएन बेस्ड होता है। और आपने जो एक्शन एक बार क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए, इट शैल कंटिन्यू अनलेस आप रिवाइज कर दो या आप इनएलिजिबल हो जाओ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर एक बात बताइए, क्यूआरएम की स्कीम लेते कहते हैं कैसे हैं, तो मैनर बताया गया यहां पे, मैनर ऑफ ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम। समझ लीजिए आपको क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए फॉर द क्वार्टर अप्रैल मई जून, तो बेटा क्वार्टर स्टार्ट होने का 2 महीना पहले आप ऑनलाइन जाके ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, या क्वार्टर स्टार्ट होने का 1 महीना बाद तक, क्वार्टर स्टार्ट होने के 2 महीना पहले या क्वार्टर स्टार्ट होने के 1 महीने बाद तक ऑप्शन ओपन रहता है कि आप इस क्वार्टर के लिए अगर क्यूआरएमपी स्कीम चाहते हो तो क्वार्टर के 2 महीना पहले और क्वार्टर स्टार्ट होने के बाद 1 महीना तक आपके पास ऑप्शन रहेगा। इस दौरान आप क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑप्ट कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं अब आ गया हूं क्यूआरएमपी स्कीम में, तो बेटा क्यूआरएमपी स्कीम में क्या होगा? सर अप्रैल मई जून आपने क्यूआरएमपी स्कीम लिया है, ठीक है। अब क्या होता है ना क्यूआरएमपी स्कीम में पूरा एक क्वार्टर, समझ लीजिए अप्रैल मई और जून, एक जो क्वार्टर होता है उस क्वार्टर के लिए आपको एक जीएसटीआर 1 और एक ही जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, ठीक है, पूरे क्वार्टर के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम 3 महीना थोड़ी इंतजार करेंगे कि तू पेमेंट करेगा, हमें तो पैसा हर महीना चाहिए। तो तू एक काम कर, अप्रैल महीने का जो भी पेमेंट होगा वो भाई 25 ऑफ मई कर देना, ठीक है। मई महीने का जो भी पेमेंट होगा वो भाई 25 ऑफ जून कर देना, और जून महीने का मतलब एक काम करना, अप्रैल मई जून का जो पेमेंट होगा वो जब तू जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा तब कर देना। तो लोगों ने बोला सर मैं तो हिसाब तभी करूंगा ना कि मेरा लायबिलिटी कितना है जब मैं जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला चल मैं तुझे सोल्यूशन देता हूं कि तू कैलकुलेट कैसे करेगा कि कितना पे करना है तेरे को। तो लोगों ने बोला कि सर क्वार्टरली रिटर्न तो फाइल करेंगे बट पेमेंट जो मंथली करना है वो कैसे करें? आपने तो बोल दिया अप्रैल मंथ रिलेटेड पेमेंट मई को कर देना, सर मई मंथ रिलेटेड पेमेंट आप जून को कर देना, और जो बचा
कुछ पेमेंट रिलेटिंग टू जून है वो आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब कर देना। और बेटा अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट 20 तारीख नहीं होता। जनरली जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट 20th होता है, बट क्यूआरएमपी स्कीम के लिए 22nd एंड 24th होता है। फॉर सम पार्ट ऑफ इंडिया इट इज 24th एंड फॉर सम पार्ट ऑफ इंडिया इट इज 22nd। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आपको वो स्टेट्स याद नहीं रखना है किसके लिए 24th है किसके लिए 20th है। ठीक है सर, अब सुनिए सर, अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में आ गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा और कैसे पे करूंगा। तो गवर्नमेंट ने यहां बोला बेटा आप एक काम कीजिएगा सर, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फिक्स सम मेथड में पे कीजिए या सेल्फ असेसमेंट मेथड में, एफएसएम मेथड या एसएएम मेथड। मैंने बोला सर ये क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोला सुन तू अप्रैल मई जून में अगर पेमेंट कैलकुलेट करना चाहता है तो एक काम कर, अप्रैल मई जून से पहले, अप्रैल मई जून से पहले जो तेरा क्वार्टर था, जो तेरा एक सेकेंड, अप्रैल मई जून से पहले जो आपका क्वार्टर था वो क्वार्टर क्या था सर, वो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च। क्या आप उस क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम में थे? मैंने बोला हाँ सर मैं उस क्यूआरएमपी स्कीम में था। तो उस क्वार्टर में आपने जो जीएसटी का पेमेंट किया था, जो जीएसटी का पेमेंट आपने किया था उसका बस 35% यहां पे कर दीजिएगा, यहां 35% पे कर दीजिएगा। सर 35% क्यों? मतलब समझ लीजिए आपने यहां 100 रुपए का जीएसटी का पेमेंट किया था लास्ट क्वार्टर में, तो गवर्नमेंट बोलता है एक डीम फिगर मान लिया कि 33% और बाकी, तो हमने 33% नहीं बोल के 35% आपको पे करने बोला है। पहला जब मंथ खत्म होगा आप उसका 35%, नेक्स्ट मंथ आप उसका 35%, और बाद में लास्ट में एक काम कीजिएगा जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो पूरे क्वार्टर का कैलकुलेट करना कि कितना लायबिलिटी होता है। समझ लीजिए आपने यहां 35 रुपीज पे कर दिया था, पूरे क्वार्टर का आपका 120 रुपए बन रहा है, तो सर 70 रुपया रिड्यूस करते हुए 50 रुपए आप जीएसटीआर 3B फाइल करने के समय पे कर देना। तो गवर्नमेंट ने यही बोला यहां पे कि सर आप एक काम कीजिएगा, अगर आपने सर मंथली पेमेंट करना जब है तो आप एक काम कीजिए अपना ई कैश लेजर ई क्रेडिट लेजर बैलेंस कंसीडर कीजिएगा। समझ लीजिए मुझे 35 रुपया पे करना है, बट ई कैश लेजर में ऑलरेडी 35 रुपया या ई क्रेडिट लेजर में इतना पैसा है तो पे करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला आपको पे करना है 35% ऑफ द जीएसटी पेड इन द प्रीवियस क्वार्टर, जो आपने प्रीवियस क्वार्टर में पे किया था यूजिंग कैश। ठीक है सर, मतलब प्रीवियस क्वार्टर में जो अमाउंट आपने पे किया था उसका 35% बेसिकली आपको पे करना है सर। उसके बाद यहां भी आपको 35% पे करना है, उसके बाद जो बचेगा डिफरेंशियल अमाउंट आप यहां पे कर देना। और बेटा अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, टाइमली ऑन द ड्यू डेट्स पेमेंट कर रहे हो, तो आपको no interest to be paid on any tax paid, unpaid or short paid, interest at the rate of 18% if differential is not paid within due date। मतलब अगर आप ड्यू डेट्स पे जो 35% है वो पेमेंट नहीं कर रहे हो या 22nd 24th को बैलेंस पेमेंट नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं आएगा। सर मैंने बोला अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं था तो गवर्नमेंट ने बोला चल एक काम कर, मार्च मंथ का कितना जीएसटी पे किया था उस वो मार्च मंथ मतलब एक महीने का वो जीएसटी लायबिलिटी था तेरा, तो तू एक काम कर मार्च मंथ का जो जीएसटी लायबिलिटी था उसका समझ ले मार्च मंथ में तूने पे किया था 500 रुपए, तो एक काम कर यहां भी 500 रुपए पे कर दे, यहां भी 500 रुपए पे कर दे, और फाइनली तूने जब जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो एक काम करना जो जीएसटीआर 3B फाइल किया तो सर समझ लीजिए आपका आया 2000 रुपए का जीएसटी पे करना, तो 500 और 500 रिड्यूस करते हुए 1000 रुपए का पेमेंट कर देना। बस इतना ही बोला गवर्नमेंट ने यहां पे कि सर एक काम कीजिएगा, ये लिखा मैंने यहाँ पे कि सर अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर में भी जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल किया था तो पूरे क्वार्टर का 30 जो आपने पेमेंट किया था उसका 35% और बैलेंस। और सर यहाँ मैंने आपको बोला फिक्स सम में और एक मेथड है बेटा, ये जो है ये सेल्फ असेसमेंट नीचे आएगा, सेल्फ असेसमेंट नीचे, फिक्स सम में ये एक और मेथड है कि सर अगर आपने प्रीवियस क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं किया था, प्रीवियस क्वार्टर में मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे, नए हो जीएसटीआर, नए हो क्यूआरएमपी स्कीम में, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप नए हो क्यूआरएमपी स्कीम में तो सर पिछला
महीना में जो पे किया था वो अमाउंट का 100%, वो अमाउंट का 100% और फिर बैलेंस पे कर देना। 100% ऑफ द जीएसटी पेड, 100% ऑफ द जीएसटी पेड और फिर डिफरेंशियल पे कर देना और कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर ड्यू डेट्स पे पेमेंट सही सही कर रहे थे। और सर 100% कब एप्लीकेबल होता है? जहां वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली, मतलब आप नए नए आए हो क्यूआरएमपी स्कीम में, ठीक है। मैंने बोला सर क्या लगा रखा है पिछले क्वार्टर का पेमेंट का 35% बैलेंस, पिछले मंथ का पेमेंट का 100% बैलेंस, मैं हर महीना कैलकुलेट करके पे करूंगा। गवर्नमेंट ने बोला वेरी गुड, तू एक काम कर, हर महीना सेल्फ असेसमेंट मेथड, एक्चुअल लायबिलिटी जो बनता है आउटपुट माइनस इनपुट एक्चुअल लायबिलिटी, आउटपुट माइनस इनपुट एक्चुअल लायबिलिटी, आउटपुट माइनस इनपुट एक्चुअल लायबिलिटी पे कर देना। अब बेटा एक बात सुन, तू अगर गलती कर दिया ये जो सेल्फ एक्चुअल लायबिलिटी पे करने में, तो सर जितना शॉर्टफॉल हुआ जिस दिन उसका लायबिलिटी का ड्यू डेट था उस दिन से लेके जब पे करेगा तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। सर समझ लीजिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपने जीएसटीआर यहां जो जीएसटी पे किया था या ये जो पे किया था, मैं ये बोल रहा हूं जितना आपने कैश में पे किया था उसका 35, उसका 35 और फिर बैलेंस, जितना आपने कैश में पे किया था फॉर द मंथ उसका 100% और फिर बैलेंस, ठीक है सर। चलिए यहां देखिए, समझ लीजिए टैक्स पेड इन कैश फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 100 रुपए, 100 रुपए, 500 और 50 था, तो सर 35% अगर पे करना है, क्योंकि मैं क्वार्टरली रिटर्न में था पिछले क्वार्टर में, पीपल पिछले क्वार्टर में अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में था तो इसका 35%, इसका भी 35%, इसका भी 35% और इसका भी 35% इतना होता है और मुझे पे करना पड़ेगा अप्रैल और मई में। और सर जब जून के बाद जब जुलाई में रिटर्न फाइल करूंगा तो एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए ये जो 35% पे किया है उसको डिडक्ट करते हुए बैलेंस पे कर दूंगा, ठीक है सर। उसके बाद सर अगर मैं पिछले क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न में नहीं था, मैं मंथली रिटर्न में था, तो इन्होंने बोला है इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज मंथली फॉर द टैक्स पीरियड मार्च, तो ये बोल रहे हैं समझ लीजिए आपने 50, 50, 80 और 0 पे किया था। अब अप्रैल और मई के लिए आप कितना पे करोगे? सर सेम टू सेम अमाउंट आप अप्रैल और सेम टू सेम अमाउंट आप मई के लिए पे कीजिए और जून मंथ के बाद जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो सर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी फाइल कर देना। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि पेमेंट कैसे करना है, कौन एलिजिबल होता है फॉर क्यूआरएमपी स्कीम? क्विकली मुझे एक हेड्स अप दे दीजिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अगर मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूं, मतलब मैं क्यूआरएमपी में नहीं हूं, अगर मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरे को जीएसटीआर 3B 20 तारीख तक लगाना पड़ता है। अगर मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूं तो जीएसटीआर 3B 20 तारीख को लगाना पड़ता है, ओके। और सर ये जो जीएसटीआर 1 है ये भी मंथली लगाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं मंथली रिटर्न फाइल कर रहा हूं, अगर मैं समझ लीजिए अप्रैल, मई और जून की बात करूं, तो अगर मैं मंथली सिस्टम में हूं तो मैं यहां जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा और सर फिर पेमेंट करते हुए जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, जीएसटीआर 1 एंड देन जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा। यस सर, ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब सुनिए सर, अब अगर मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, उसका ड्यू डेट हमेशा 11th होगा नेक्स्ट मंथ का, 3B का 20th होगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यही बोला गया है। जीएसटीआर 1 में आप इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह की डिटेल्स दीजिए, सामने वाले के जीएसटीआर 2A में जाएगा, 2A से ऑटो जनरेट हो जाएगा जीएसटीआर 2B और 2B जनरेट होता है 14 तारीख को। और सर 14 तारीख को जो जीएसटीआर 2B में मेरे डिटेल्स अपीयर हो रहे हैं उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं। उसके बाद आता है कि सर अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, बेटा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, तो सर क्या होता है अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में होते हो तो एक बात याद रखिएगा, अप्रैल
कोई GSTR1 नहीं लगाओगे, कोई GSTR3 भी नहीं लगाओगे, बट सेल्फ असेसमेंट मेथड या फिक्स सम मेथड से आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, GSTR1 GSTR3 भी नहीं लगाओगे, बट सेल्फ असेसमेंट मेथड या फिक्स सम मेथड से आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। और सर जून एक बार खत्म हो गया तो GSTR1 लगाना पड़ेगा। सर GSTR1 यहां पे लगाने का ड्यू डेट आता है 13th बेसिकली 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ जुलाई होगा। और सर GSTR3B का ड्यू डेट होता है 22 और 24। यही बोला है QRMP स्कीम, सुन लीजिए QRMP स्कीम। सर एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ प्लस, तो आप GSTR3B क्वार्टरली फाइल करोगे। GSTR1, अब सुनिए, मैं अगर GSTR1 फाइल नहीं करूंगा तो सामने वाले को क्रेडिट कैसे मिलेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने यहां इंट्रोड्यूस किया कि रमेश आप IFF यूज कर लीजिएगा। आप जो IFF में डिटेल दोगे वो सामने वाले पार्टी के ये जो रिसिपिएंट रहेगा उसके 2A 2B में चले जाएंगे। यहां आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर लीजिएगा और सर देखिए आपके सामने वाले के 2A और 2B में चला जाएगा, 2B के हिसाब से वो क्रेडिट ले लेगा। बस इतना ही पॉइंट है। तो GSTR1 फाइल नहीं करना है, IFF यूज करना है। IFF फाइल करने का या GSTR1 फाइल करने का ड्यू डेट होता है 13th। और सर GSTR3B फाइल नहीं करोगे लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा और पेमेंट का ड्यू डेट होता है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और उसके बाद GSTR3B आपको फाइल कर देना है बाय 22 और 24 ऑफ जुलाई। क्विकली बताइए मुझे, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि सर अप्रैल मई जून, अप्रैल के लिए IFF करोगे, मई के लिए IFF करोगे और यहां GSTR1 फाइल करोगे। अब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जब आप यूज करोगे तो सामने वाले को क्रेडिट जाएगा, GSTR2A में जाएगा, 2A से 2B ऑटो जनरेट होगा और उसके बेसिस पे वो क्रेडिट ले लेगा। तो यही बोला है टिल 13th आपको फाइल करना है, टिल 13th एंड दिस विल बी अगेन टिल 13th। और सर जब मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल्स डालूंगा तो सर सिर्फ B2B इनवॉइसेस डालना है, क्योंकि सर जिसे क्रेडिट चाहिए वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तभी तो उसे क्रेडिट मिलेगा। तो आप सिर्फ B2B इनवॉइसेस दीजिएगा। सर अप्रैल का और मई का B2C इनवॉइसेस कहां देना है? ये रहा, इधर दे दीजिएगा। जब आप GSTR1 एक्चुअली फाइल करोगे तब दे देना। और सर GSTR1 जब फाइल करोगे तो B2B इनवॉइसेस ऑफ जून प्लस B2C इनवॉइसेस ऑफ जून एंड अप्रैल एंड मई के जो B2C इनवॉइसेस और B2B रिमेनिंग अगर कोई इनवॉइसेस थे वो डिटेल्स भी डाल दीजिएगा। और सर यहां पे आप इनवॉइस वैल्यू मैक्सिमम अप टू 50 लाख ही डाल सकते हो। ये सामने वाले के GSTR2A में जाएगा, 2A से 2B हर महीना जनरेट हो जाएगा और 2B के बेसिस पे जो सामने वाला पार्टी है वो क्रेडिट ले लेगा। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है कि सर अगर आप QRMP स्कीम में नहीं हैं तो आप GSTR1 फाइल करेंगे, सामने वाले के 2A 2B में जाएगा और वो क्रेडिट ले लेगा। सर GSTR1 फाइल करोगे, सामने वाले के 2A 2B में जाएगा, क्रेडिट ले लेगा। GSTR1 फाइल करोगे, 2A 2B में जाएगा और वो क्रेडिट ले लेगा। लेकिन GSTR3B भी हर महीना फाइल करोगे और पेमेंट भी एक्चुअल बेसिस पे कर दोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? सर अगर आप QRMP स्कीम में जाओगे तो हमेशा याद रखिएगा GSTR1 यहां नहीं लगाओगे, IFF करोगे, यहां आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी करोगे, यहां मंथली GSTR3B फाइल नहीं करोगे, बस सेल्फ असेसमेंट मेथड और फिक्स सम मेथड के बेसिस पे पेमेंट कर दोगे। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मेथड या फिक्स सम मेथड के बेसिस पे आपको पेमेंट कर देना है। और सर GSTR1 और IFF का ड्यू डेट होता है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और ये पेमेंट का ड्यू डेट होता है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और सर GSTR3B का ड्यू डेट होता है 22 कुछ स्टेट के लिए एंड 24th ऑफ जुलाई कुछ स्टेट्स के लिए। जल्दी बताइए मुझे, क्या आप लोगों को QRMP एंड नॉन QRMP के बारे में क्लियर हो गया है सब कुछ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलें आगे। देख GSTR2A में, GSTR2A और 2B में यही छोटा सा डिफरेंस है कि GSTR2A में तो सारा इनवॉइसेस का डिटेल्स आता है, GSTR2A में तो सारा इनवॉइसेस का डिटेल्स आता है। समझ लीजिए सप्लायर ने लेट GSTR1 फाइल किया तो सर लेट GSTR1 फाइल करने पे भी 2A में तो वो डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन सर 2B में वो डिटेल्स नहीं आएगा। 2B में वही डिटेल्स आएगा जो सप्लायर ने टाइम पे GSTR1 लगा दिया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने यहां लिखा है अप्रैल एंड मई में जो आपको IFF करना है
अप्रैल एंड मई में जो आईएफएफ करना होता है वो आप तभी करोगे, इनवॉइस तभी आप डालोगे ताकि सामने वालों को क्रेडिट मिल जाए। अगर आपको किसी को क्रेडिट पास ऑन करना है, अगर क्रेडिट पास ऑन नहीं करना है तो बस ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है जिसमें आप बी टू बी इनवॉइसेस डाल सकते हो। नहीं चाहिए सामने वालों को क्रेडिट, मत डालिएगा। ओके सर, अब मैंने कुछ राइट हैंड साइड में छोटे छोटे चीजें लिखी हैं, देख लीजिए। सर, केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, आपका जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया जाएगा। कब? रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 इफ ही हैज नॉट गॉन एहेड एंड फर्निश जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B नॉट फर्निश फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो सर आपका जीएसटीआर 1 फाइल करना अलाउ नहीं किया जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं, यहां से क्रेडिट सामने वाले के 2A 2B में चला जाता है, सामने वाला मजे से क्रेडिट ले लेता है। अब जब जीएसटीआर 3B फाइल करने की बारी आई तो नहीं फाइल किया, तो गवर्नमेंट बोला बेटा ये तो अप्रैल मंथ था, अब जब मई मंथ आएगा ना तो बेटा मई मंथ में तुझे मैं जीएसटीआर 1 फाइल करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि पिछला महीना का जीएसटीआर 3B आपने फाइल नहीं किया है। यही बोला गया है, रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट फर्निश फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। तो सर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, ये है मंथ ऑफ अप्रैल, ये है मंथ ऑफ मई, ये है मंथ ऑफ अप्रैल, ये है मंथ ऑफ मई। अगर मैंने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, सामने वाले को क्रेडिट चला गया, बल्ले बल्ले, अब क्या जीएसटीआर 3B फाइल करूं? तो मैंने क्या किया, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा तू अगर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो मतलब तूने टैक्सेस वगैरह नहीं दिया, खाली क्रेडिट पास ऑन करने के लिए जीएसटीआर 1 फाइल किया, तो तेरा नेक्स्ट जीएसटीआर 1 तेरे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो क्यूआरएमपी स्कीम में है उसका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला he will not be allowed to furnish details in GSTR 1 or use IFF if he has not furnished GSTR 3B for the preceding tax period। आपने क्या किया, आपका टैक्स पीरियड होता है अप्रैल मई जून, जो क्यूआरएमपी स्कीम वाले होते हैं उनका टैक्स पीरियड होता है अप्रैल मई जून। बल्ले बल्ले अप्रैल में मैंने IFF किया, सामने वाले को क्रेडिट चला गया, मई में IFF किया, सामने वाले को क्रेडिट चला गया, जून मंथ में मैंने GSTR 1 किया, जून मंथ का मतलब पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 किया, सामने वाले को क्रेडिट चला गया। मैंने क्या किया, जीएसटीआर 3B कौन फाइल करेगा? गवर्नमेंट ने बोला नालायक, जुलाई अगस्त सितंबर का जब क्वार्टर आएगा ना तू तो हमारे पास ही आएगा। जुलाई अगस्त सितंबर में तेरे को आईएफएफ भी अलाउ नहीं करेंगे और सर तेरे को जीएसटीआर 1 भी अलाउ नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ने यहां बोल दिया है। उसके बाद बोलता है सर क्या मैं नील रिटर्न फाइल कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बेटा हाँ, तो नील जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 या सीएमपी 08 बेटा नील रिटर्न वो होता है जिसमें आपने सारे टेबल के सारे कॉलम में कुछ भी नहीं भरा है, सारा नील है, मतलब आपके रिटर्न के सारे टेबल में कॉलम्स में सब कुछ नील है, तो सर उसे हम नील रिटर्न बोलते हैं। नील जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और सीएमपी 08 कैन बी फर्निश्ड थ्रू एसएमएस यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड द सेम शैल बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी। सर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सर सेक्शन नंबर 46 एक सेक्शन है जो बोलता है कि अगर आपने अपना रिटर्न नहीं लगाया तो ये बोल रहे हैं नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न पे जीएसटीआर 3A में आपको चिट्ठी आएगी सर, और बोला जाएगा कि बेटा रिटर्न लगा दे 15 दिन में, नहीं लगाया रिटर्न असेसमेंट चैप्टर में आप देखोगे सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफिसर कर सकता है। सुन लीजिए, रिटर्न्स के चैप्टर में सेक्शन नंबर 37 आता है, जीएसटीआर 1 की बात करता है। सेक्शन नंबर 38 आता है, तो सर सेक्शन नंबर 38 जीएसटीआर 2 की बात करता था, 2 अब रिडंडेंट हो चुका है, तो सर जीएसटीआर सेक्शन नंबर 38 जो है उसमें अब 2A 2B की डिटेल्स की बात करी जा रही है। 39 आपकी मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B वगैरह की बात करता है। सर 40 पहला रिटर्न फर्स्ट रिटर्न की बात करता है। 41 अगर आपको याद है आईटीसी के चैप्टर में मैंने बोला था कि सर पहले प्रोविजनली क्रेडिट ले सकते थे, अब 41 जो सेक्शन है वो बोलता है आप फाइनल बेसिस पे क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन सप्लायर अगर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो जो आपने क्रेडिट लिया था वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद 42
43 ये गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है। सेक्शन नंबर 44 ये रहा आपका एनुअल रिटर्न, सेक्शन नंबर 44 बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 45 जो है ये रहा आपका सेक्शन नंबर 45। उसके बाद बात कर रहा है सेक्शन नंबर 46, ये रहा सेक्शन नंबर 46 नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न की बात करता है। और सर चिट्ठी आएगी सबमिशन ऑफ रिटर्न अगर नहीं किया। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 47 जो लेट फीस की बात करता है। सर सेक्शन नंबर 48 बाबा 48 आएगा जब आप जीएसटीपी सीखोगे। जीएसटीपी का बात करता है सेक्शन नंबर 48। चलिए आ जाइए अब सुनिए, जो ये मैंने आपको जीएसटीआर 3 बताया ये तो नॉर्मल पर्सन की रिटर्न है, उसको छोड़ के एनआरटीपी की रिटर्न बताइए। सर एनआरटीपी की रिटर्न जीएसटीआर 5 होती है एंड उसको फाइल करने का ड्यू डेट अब अमेंड करके 13 तारीख कर दिया गया है। सर एनआरटीपी का रिटर्न 13 तारीख को क्यों किया गया? क्योंकि 14 अगर एनआरटीपी 20 तारीख को था पहले, अब 20 तारीख को अगर एनआरटीपी रिटर्न फाइल करेगा तो सामने वाले का जीएसटीआर 2B में कैसे जाएगा? बेटा मैंने अगर एनआरटीपी से खरीदा है, सुन लीजिए, मैंने अगर एक एनआरटीपी से कुछ गुड्स खरीदा है तो सर अगर मैंने एनआरटीपी से अगर कुछ गुड्स खरीदा है और एनआरटीपी अगर अपना जीएसटीआर 5 फाइल करना 20th को फाइल करेगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो सर मेरे 2B में कैसे आएगा? क्योंकि नेक्स्ट मंथ 2B तो मेरा 14 तारीख को ही जनरेट हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने इस ड्यू डेट को काट के 13 कर दिया, 13 डे आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। तो सर समझ लीजिए एनआरटीपी था, उसने रजिस्ट्रेशन लिया। सर उसने रजिस्ट्रेशन लिया अप्रैल मंथ के लिए और मई मंथ के लिए भी रिटर्न रजिस्ट्रेशन लिया और मई 20th तक का उसका रजिस्ट्रेशन था, 20th मई तक का उसका रजिस्ट्रेशन था। अब सुनिए सर उनके लिए ड्यू डेट टू फाइल द रिटर्न क्या होगा? अप्रैल मंथ के लिए सर 13th ऑफ मई को रिटर्न फाइल करेगा और मई मंथ के लिए जब उसको जीएसटीआर 5 फाइल करना है तो सर आपको या तो देखना है इधर से 13th ऑफ जून और जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया उसके एक हफ्ते में, मतलब सर बाय 27th of May और 13th of June whichever is earlier. I hope ये पॉइंट क्लियर है। Within 7 days after the last day of the validity, सर लास्ट डे वैलिडिटी 20th को था, उसके बाद 7 दिन में वो रिटर्न फाइल करेगा, जीएसटीआर 5 फाइल कर देगा। तो सर 13 जून तक अवेट नहीं करेगा, वो 27 को ही फाइल कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए विच एवर इज अर्लियर और इनका कोई एनुअल रिटर्न नहीं होता। ओआईडीआर के लिए जीएसटीआर 5A लगता है और बाय 20th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ लगाना पड़ता है। सर जीएसटीआर 5 नेक्स्ट मंथ का 20th तक। और सर नो एनुअल रिटर्न ओआईडीआर को भी, जो इंडिया के बाहर से ओआईडीआर सप्लायर्स थे उनको भी अपना रिटर्न से एग्जाम कर, एनुअल रिटर्न से एग्जाम कर दिया गया है। आईएसडी जीएसटीआर 6 लगाएगा और जीएसटीआर 6 10 तारीख तक लगाएगा तो सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि 2B क्रिएट होगा 14th को तो सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। सर और बिफोर 13th लगाना है एंड इनका कोई एनुअल रिटर्न नहीं होता। उसके बाद टीडीएस डिडक्टर आप ऑलरेडी जानते हैं, जीएसटीआर 7 लगाएगा, मंथली रिटर्न फाइल करता है बेसिकली बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और टीडीएस डिडक्टर का भी कोई एनुअल रिटर्न नहीं होता। उसके बाद टीसीएस कलेक्टर जीएसटीआर 8 लगाते हैं, मंथली लगाते हैं, इनको स्टेटमेंट बोला जाता है, मंथली रिटर्न नहीं बोला जाता जीएसटीआर 8 को, और इसको फाइल किया जाता है बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बाय व्हाट डेट सर? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इसको फाइल किया जाएगा। और सर एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9B होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए मैंने आपको अभी तक क्या बोला, सेक्शन नंबर 37 आउटवर्ड सप्लाई, सेक्शन नंबर 38 जो आपका जीएसटीआर 2A 2B अब क्रिएट होता है। सर सेक्शन नंबर 39 जो रिटर्न्स की अभी मैंने बात की, 40 फर्स्ट रिटर्न, 41 जो आईटीसी की बात करता है, क्या आपको याद है कि अब आप आईटीसी फाइनल बेसिस पे ले सकते हो। सेक्शन नंबर 41 आईटीसी के चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया। 42 एंड 43 आपके लिए नहीं है एप्लीकेबल, इनफैक्ट 43A जो था वो भी चला गया। 44 एनुअल रिटर्न की बात किया, 45 बाय रिटर्न की बात किया, 46 जीएसटीआर 3A की बात किया कि रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो चिट्ठी आएगी बेटा, एंड 47 लेवी ऑफ लेट फी की बात करता है। चलिए 47 देख लेते हैं, लेट फी। सर लेवी ऑफ लेट फी जीएसटी सीजीएसटी एक्ट के अंदर मैंने बताया है यहां पे, अब उसका समरी मैंने राइट साइड में दिया है। ये क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि सर रिटर्न अगर अंडर सेक्शन नंबर 37
3945 और ये ग्रीन होना चाहिए था, ये अमेंडमेंट है। अब यहाँ 52 सेक्शन नंबर भी लिख दिया है। तो सर अगर आपको रिटर्न 37, 39, 45 जो फाइनल रिटर्न है और 52 जो टीडीएस टीसीएस कलेक्टर की रिटर्न होती है उनके लिए लेट फी लिखा है 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5000। लेकिन सर एनुअल रिटर्न के लिए लेट फी 100 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम 0.25% पर डे, 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है। उसके बाद लेट फी को वेव ऑफ कर दिया गया है, लेट फी को वेव ऑफ कर दिया गया है जीएसटीआर 1 के लिए, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 और 5 के लिए। अगर आप नील रिटर्न फाइल करेंगे तो अब 100 रुपए नहीं 10 रुपए पर डे लगेंगे। अगर अदर देन नील रिटर्न है 25 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5000। और बेटा मैंने ये सीजीएसटी एक्ट में पढ़ाया है, मतलब सर समझ लीजिए जीएसटीआर 3B नील फाइल कर रहे हो तो 10 रुपए पर डे अंडर सीजीएसटी एक्ट, 10 रुपए पर डे अंडर एसजीएसटी एक्ट, और ये मैक्सिमम 5000 और ये भी मैक्सिमम अप टू 5000 हो सकता है। अगर नील रिटर्न नहीं है 25 रुपीज पर डे, 25 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5000 एंड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5000 होगा। ठीक है सर। और मैंने क्या किया यहां पे रिटर्न्स का जो लेट फी है उसका समरी लिख दिया कि सर अगर आप नील रिटर्न लगाओगे तो ये मैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा है। अब सुनिए अब क्या हुआ ना, ये जो 5000 रुपए था ये भी लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा था सर, 20 25 रुपए 10 रुपए तो ठीक थे, लेकिन ये जो मैक्सिमम 5000 है बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको भी रैशनलाइज करने के लिए थोड़ा और डिस्काउंट दे दिया। और गवर्नमेंट ने बोला नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अगर तेरा जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है, नील रिटर्न है तो 10 रुपए पर डे लगेंगे, मैक्सिमम 250 रुपए। ये अंडर सीजीएसटी एक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी। लेकिन अगर आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और आपका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ था तो आपका लेट फी होगा 25 रुपीज पर डे अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड 25 रुपीज पर डे अंडर एसजीएसटी एक्ट, मैक्सिमम 1000 अंडर सीजीएसटी एंड मैक्सिमम 1000 अंडर एसजीएसटी। ये जो मैक्सिमम फीस था ना इसको भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर का टर्नओवर। उसके बाद नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन नील रिटर्न एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़ लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ इन द लास्ट ईयर अप टू 5 करोड़ अगर टर्नओवर था लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा था तो सर जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B 25 रुपए और सर 2,500 रुपए कर दिया है 2500। ठीक है सर मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, देखिए नील रिटर्न के लिए तो यहां बोल दिया मैंने, अदर देन नील रिटर्न का केस में आपको हमेशा लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है। और सर अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था तो 25 रुपए अप टू मैक्सिमम 5000। इधर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था, आप बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति को कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद कॉम्पोजिशन डीलर के लिए बोल दिया तेरे को जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है एनुअली बाय 30 अप्रैल आप फाइल करोगे 1 ईयर का एक जीएसटीआर 4। बेटा अगर लेट किया नील है तो 10 रुपए पर डे, सर अगर नील के अलावा और कुछ है तो 25 रुपए पर डे, नील का केस में मैक्सिमम 250 रुपए, सर अदर्स का केस में 1000 रुपए लगेगा मैक्सिमम। ठीक है तो सर नील का केस में 10 रुपए, अदर्स का केस में 25, नील का केस में 250 एंड अदर्स का केस में 1000। सर एनआरटीपी अगर नील रिटर्न फाइल कर रहा है 10 रुपए, सर अदर देन नील रिटर्न अगर फाइल कर रहा है अदर देन नील रिटर्न तो 25 रुपए जो जीएसटीआर फाइल करेगा और मैक्सिमम फीस इनमें कोई डिस्काउंट नहीं किया गया है। आईएसडी का केस में सर 25 रुपए पर डे है चाहे नील हो चाहे अदर रिटर्न हो और मैक्सिमम 5000 रुपए है। टीडीएस डिडक्टर टीसीएस कलेक्टर टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7 25 रुपए पर डे कर दिया गया है और मैक्सिमम सिर्फ 1000 रुपया, लेकिन टीसीएस कलेक्टर को कोई डिस्काउंट नहीं है सर 100 रुपया पर डे, 100 रुपए पर डे अप टू मैक्सिमम 5000। मैं फिर बोलूंगा जो यहां पे फीस लिखा हुआ है वो अंडर सीजीएसटी एक्ट है, सिमिलर अमाउंट अंडर एसजीएसटी एक्ट भी पे करना पड़ेगा। फटाफट बता दीजिए क्या 100% क्लैरिटी है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चले आगे। बच्चों की कलरफुल इमोजीज नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि बच्चे समझ गए। ये लेट फी में पिछली बार अमेंडमेंट हुआ था, ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, ये लेट फी में पिछली बार ही अमेंडमेंट हो चुका था। ठीक है सर अब याद रखना है क्या बेटा,
क्या बोलूं मैं, एक दो मार्क के लिए कहीं पूछ ले लेट फी तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार एक काम करना, जहां तू ब्रश करता है सुबह सुबह वहीं चिपका देना, ताकि सुबह सुबह उठ के रोज 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 देखते देखते ब्रश करते 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 याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब सुनिए, अब जो नीचे एक चार्ट है वो नीचे का चार्ट देख लेते हैं। सुनिए नीचे का चार्ट क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नोट्स। मुझे लगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मुझे आपको बता देने चाहिए, वो मैंने यहां लिख दिए, ठीक है सर। मुझे एक बात बताइए, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल अमेंडमेंट, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply, मतलब आपको GSTR1 अलाउ नहीं किया जाएगा for a tax period if the details of outward supply for the previous tax period have not been furnished by him। everyone over here, मैं समझ लीजिए यहां लिख लेता हूं अप्रैल का महीना और यहां लिख लेता हूं मई का महीना। ये बोल रहे हैं अगर आपने ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश GSTR1, आपको GSTR1 अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपने डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर ए प्रीवियस टैक्स पीरियड हैव नॉट बीन फर्निश, मतलब आपने GSTR1 अप्रैल का नहीं लगाया तो बेटा अप्रैल का GSTR1 नहीं लगाया तो मई का GSTR1 भी अलाउ नहीं किया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नालायक बच्चा है सर, जहां मैं ब्रश करता हूं वो जगह फुल हो गया है। चल आगे बढ़ते हैं चल ठीक है, तो तेरे को मैं आइडियाज देता हूं। तू जहां ब्रश करता है वो फुल हो गया, नहाने के समय बाथरूम में चिपका दे, नहाने के समय देखते रहना सर वो भी फुल हो गया है, कोई बात नहीं। चल जहां कंघी वगैरह करता है, तेल वगैरह लगाता है, वहां चिपका दे, वहां देख लेना, ठीक है सर वहां भी फुल हो गया है। एक काम कर, डाइनिंग टेबल के बाजू में लगा दे, खाना खाने के समय भी पढ़ाई करना, ठीक है। अब सर वो भी फुल हो गया है तो अब क्या किया जाए, तू बुक लेके पॉकेट में लेके हमेशा घुमा कर, ठीक है। चल नालायक, एवरीवन ओवर हियर नाउ। सर उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए मैं तो ऐसे ही पास हुआ हूं, नहाने के समय पढ़ाई, ब्रश करने के समय पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद सर ब्रश कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सोने के समय सोने के साइड में चिपका दिया एक दो चार्ट कि सोने के समय भी पढ़ाई कर रहा हूँ। बेटा पागल की तरह पढ़ाई करेगा तो 100% पास हो जाएगा। जब लोग बोलने लग जाए कि देख इस पागल को, पूरे घर को बर्बाद कर रखा है, पूरे घर का पेंट खराब कर दिया, तब समझ लेना जब लोग तेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं तो तू सही रास्ते पे जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि लोग जब बोलेंगे गंदा कर रहा है मतलब तू कुछ तो अच्छा ही कर रहा है। पागल होना बहुत जरूरी है, अगर पागल की तरफ पढ़ाई करेगा तो 100% पास हो जाएगा सर, लेकिन मजे से करना है, मजे से करना है, ठीक है। चलिए, a registered person shall not be allowed to furnish monthly रिटर्न। आपको ये क्या बोल रहा है सर, अप्रैल मंथ में यहां लिख रहा हूं अप्रैल एंड मई, समझ लीजिए यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं यू विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश ए रिटर्न, मतलब आपको GSTR3 भी अलाउ नहीं किया जाएगा इफ रिटर्न फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड इज नॉट फर्निश, मतलब अगर समझ लीजिए यहां का आपने GSTR3 भी नहीं लगाया तो यहां का भी आपको GSTR3 भी अलाउ नहीं करेंगे, ये बोला है। अगर आपने ये GSTR1 फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट GSTR1 अलाउ नहीं करें। प्रीवियस जो पेंडिंग ड्यूज है वो क्लियर करो, प्रीवियस जो पेंडिंग काम है वो खत्म करो, तब नेक्स्ट काम मिलेगा। सर GSTR3 भी नहीं लगाया तो नेक्स्ट GSTR3 भी अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर उसके बाद बोल रहा है सर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड, नालायको देखो इधर, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश GSTR3 भी इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश, मतलब आपने पुराना GSTR3 भी नहीं लगाया तो नया GSTR3 भी नहीं लगा पाओगे। प्लस और details of outward supply have not been furnished, the details of outward supply have not been furnished, मतलब सर, मतलब मैं आपको फिर से बोलता हूं अप्रैल मंथ और मई मंथ, समझ लीजिए आपने GSTR1 नहीं लगाया यहां पे तो भी आपको GSTR3 भी अलाउ नहीं किया जाएगा। बेटा आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सुनिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि सर अगर आपने GSTR1 नहीं लगाया तो नेक्स्ट GSTR1 नहीं लगा पाओगे। सर अगर मैंने GSTR1 नहीं लगाया तो सर GSTR3 भी नहीं लगा पाऊंगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अप्रैल एंड मई, सर मैंने अगर GSTR1 नहीं लगाया, मैंने अगर GSTR1 नहीं लगाया तो सर GSTR3 भी नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है ये दोनों गया। अब GSTR1 नहीं लगाया तो नेक्स्ट GSTR1 भी नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है सर ये भी गया। और सर अगर पुराना GSTR3 भी नहीं लगाया तो नेक्स्ट GSTR3
सीबी भी नहीं लगा पाऊंगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये इंडिविजुअल मैंने लिखा और उसके बाद मैंने एक कॉम्बो बना दिया यहां पे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि बेटा पुराना जीएसटीआर 1 नहीं लगाया, देख जीएसटीआर 1 नहीं लगाया तो जीएसटीआर 1 नहीं लगाया तो 3 भी नहीं लगेगा, पुराना जीएसटीआर 1 नहीं लगाया था तो नेक्स्ट जीएसटीआर 1 नहीं लगेगा, पुराना जीएसटीआर 3 भी नहीं लगाया था तो नेक्स्ट जीएसटीआर 3B भी नहीं लगेगा। आई होप ये कॉम्बो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले ले बेटा फोटो, जिस बच्चे को फोटो लेना है एक बार फटाफट ले ले। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। ये मुझे लगता है ये 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा केस स्टडी दे देगा वो बच्चा, एक छोटा सा स्टोरी बना के एग्जामिनर दे देगा। ये चाहत नालायक थी, उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया अप्रैल मंथ का, क्या वो मई मंथ का जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकती है? बेटा अप्रैल मंथ का अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो जीएसटीआर 3 भी कैसे फाइल करोगे? पिछला जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 शैल इंक्लूड, जो आपका जीएसटीआर 1 होगा उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? इनवॉइस वाइज डिटेल, इनवॉइस वाइज डिटेल इंक्लूड करना है। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, इंट्रा इंटर सारा, इंट्रा इंटर रजिस्टर्ड पर्सन का सारा इनवॉइस वाइज डिटेल इंक्लूड करना है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई किया है और वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख है तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, देखिए रजिस्टर्ड पर्सन का केस में तो सारा इनवॉइस का डिटेल क्योंकि सामने वाला क्रेडिट लेगा, लेकिन सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है और बड़ा इनवॉइस है वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख, नंबर 1 अनरजिस्टर्ड, नंबर 2 इंटरस्टेट, नंबर 3 वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.5 लाख, तो सर उसका भी इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा। ओके सर, उसके बाद कंसोलिडेटेड डिटेल देना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में अगर इंट्रास्टेट सप्लाई किया है मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, हर एक रेट ऑफ टैक्स के लिए, हर एक रेट ऑफ टैक्स के लिए आपको इंट्रास्टेट सप्लाई जो आपने किया था उसके लिए रेट वाइज जितना इंट्रास्टेट सप्लाई किया है रेट वाइज आप बाइफरकेट करके आपको जीएसटीआर 1 में डिटेल देना है। एंड स्टेट वाइज इंटरस्टेट with invoice value up to 2.5 lakh because greater than 1.5 lakh, greater than 1.5 lakh के लिए तो आपको invoice wise डिटेल देना है, लेकिन यहां consolidated detail state wise interstate with invoice value up to 2.5 lakh for each rate of tax। intrastate unregistered person को जितना किया rate of tax wise दे दो, interstate state wise सर आपको डिटेल देना है फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद B2B और B2C सप्लाईज ओनली डिटेल्स ऑफ इनवॉइस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। कोई जरूरत नहीं है कि आप स्कैन कॉपी ऑफ इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल में डालो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इनवॉइस का डिटेल देने से भी चलेगा। एग्जाम में बोलेंगे राम को, समझ लीजिए राम को, ये कौन नालायक है, नालायक को पकड़ेंगे, कहां गया नालायक, राम को समझ लीजिए यादव, ये यादव है यहाँ पे। यादव ने बोला कि सर आपको इनवॉइस को स्कैन करके डालना है। बेटा नालायक बना रहा है यादव, आपको इनवॉइस का डिटेल डालना है, स्कैन वगैरह करके डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ए टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर द एंड ऑफ द करेंट टैक्स पीरियड। मतलब आपका जब टैक्स पीरियड खत्म होगा, अप्रैल मंथ है तभी जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे। पूरा अगर क्वार्टरली रिटर्न है तो क्वार्टर खत्म होगा तभी जीएसटीआर 1 वगैरह फाइल कर पाओगे। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक एक्सक्लूजन है यहाँ पे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए बोला है आफ्टर द क्लोजर ऑफ बिजनेस कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीआर नंबर। देखिए एक होता है अगर आप क्लोज कर दोगे बिजनेस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो वो जीएसटीआर 1 पहले भी फाइल कर सकता है, बिफोर द टैक्स पीरियड, बिफोर मंथ गेट्स ओवर जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है। सेकेंडली अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो भी आप जीएसटीआर 1 बिफोर द टैक्स पीरियड फाइल कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी नीड्स टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस। बिजनेस नहीं है तो भी जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, नील फाइल करना है। और सर इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी और नॉट मेड एनी टैक्सेबल सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड मंथली और क्वार्टरली, आपने काम किया नहीं किया नालायक नील रिटर्न फाइल कर देना, बस इतना ही बोला है। उसके बाद अगर आपने कोई रिटर्न में एरर डिस्कवर कर लिया तो रिटर्न में एरर डिस्कवर कर लिया तो ये बोल रहे हैं एनी एरर डिस्कवर्ड in GSTR 1 or GSTR 3B after
फाइलिंग कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज नो mechanism to revise the return. However, the error can be rectified by furnishing appropriate details in the amendment table contained in GSTR1 और GSTR3B. आप इधर GSTR1 और GSTR3B ऐड कर लेना. Also, no rectification in GSTR1 और GSTR3B shall be allowed. कब तक allowed रहेगा सर? 30th day of November और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. यहां मेरा रिटर्न्स का चैप्टर खत्म होता है. अब सुनिए, रिटर्न्स के चैप्टर में एक टोटल बकवास चैप्टर है जो है जीएसटी प्रैक्टिशनर का. सुन लीजिए सर, जीएसटी प्रैक्टिशनर सी माइनस ग्रेडेड बोलता हूं मैं. इंटर के केस में तो पूछ भी ले, फाइनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप इस चार्ट में इतना ध्यान रख लीजिएगा कि कौन कौन एलिजिबल होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए. मेरा समझने लायक कुछ नहीं है, पढ़ लीजिएगा कौन कौन एलिजिबल होता है. सेकेंडली, जीएसटी प्रैक्टिशनर का क्या क्या फंक्शन होता है, बस ये 2 पॉइंट का ध्यान रखिएगा. और इसमें अमेंडमेंट क्या है सुनिए. अब GSTR2 तो चला गया, तो इन्होंने यहां से वर्ड्स डिलीट कर दिए कि सर इनवर्ड सप्लाईज GSTR2 जो फाइल करते हैं वो फंक्शन होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का. ये लाइन यहां से डिलीट कर दिया. बस आपको इस चार्ट में ये 2 पॉइंट पढ़ के जाना है. अगर पढ़ने का मन हो एक बार पढ़ लीजिएगा कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन कौन, और एक बार एलिजिबल हो गए तो क्या क्या फंक्शन करेगा. बस इससे ज्यादा इस चार्ट में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब सुनिए, यहां मेरा रिटर्न्स रिलेटेड चार्ट खत्म होता है. अब सुनिए, अब आ जाइए अमेंडमेंट में, आ जाइए अमेंडमेंट में. एवरीवन ओवर हियर नाउ. देखिए टीडीएस और टीसीएस के चार्ट में, सर टीडीएस और टीसीएस के चार्ट में क्या अमेंडमेंट था? टीडीएस और टीसीएस में कोई अमेंडमेंट नहीं था. टीसीएस में एक छोटा सा अमेंडमेंट था कि सर जो आपका टीसीएस में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टाइम लिमिट होता है, बस उसको लेके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर 30th डे ऑफ नवंबर और एनुअल रिटर्न का फाइलिंग का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर तक जो मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन डिस्कवर्ड इन GSTR8 जो टीसीएस कलेक्टर फाइल करते हैं उसके लिए क्या होता है सर 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर. आ जाइए, ये देखिए यहां पे आपको अमेंडमेंट कहां करना है, यहां पे ये छोटा सा. अब सुनिए, ये एनुअल स्टेटमेंट होता है इसलिए आप एनुअल स्टेटमेंट लिख लीजिएगा सर, ठीक है. 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न नहीं, एनुअल स्टेटमेंट का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है. आ जाइए, रिटर्न रिलेटेड अमेंडमेंट करेंगे. आ जाइए सर, रिटर्न रिलेटेड अमेंडमेंट कर लेते हैं. देखिए पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 37 में 1 पॉइंट में गवर्नमेंट ने क्या किया सुनिए. गवर्नमेंट ने यहां लिख दिया कि सर ये जो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो एक पर्सन फर्निश करता है सर 10th करता है या 11th करता है. अब GSTR1 का ड्यू डेट क्या है 11th हो गया है. ठीक है, ये पॉइंट तो पहले से ही था, अमेंडमेंट नहीं है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर दिया मैंने. ठीक है, अब इधर लिखा है कि सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस पीपल आपको फाइल करना है सेल फर्निश GSTR1 इलेक्ट्रॉनिकली सब्जेक्ट टू सेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन वर्ड इंसर्ट कर दिया है. उसके बाद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सप्लाईज अफेक्टेड ऑन और बिफोर. ये एक्चुअली अब 10th नहीं रहा, ये अब 11th हो गया. यहां अमेंडमेंट नहीं है, कमिश्नर ने नोटिफिकेशन इशू करके बोला है. ठीक है, और सर उसके बाद बोला है सच डिटेल्स ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ succeeding the said tax period and such details shall subject to condition and restriction as may prescribed within such time in such manner be communicated to the registered person. सिंपल बोला है, आप GSTR1 में डिटेल डालोगे, हम सामने वाले व्यक्ति के GSTR2B में दिखा देंगे, लेकिन सर GSTR2B में जब हम डिटेल दिखाएंगे that will be subject to condition and restriction. ऐसा नहीं है कि सारा डिटेल सामने वाले के GSTR2B में जाएगा और वो क्रेडिट ले लेगा, कम्युनिकेट किया जाएगा. लेकिन सर क्या आपको याद है मैंने बोला है कि सर अब GSTR2B में भी 2 डिवीजन हो जाएंगे, एक होगा एलिजिबल क्रेडिट और एक होगा रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट. यस सर, एंड हेंस
power to impose condition and restriction on furnishing GSTR1 by the supplier introduced कि सर गवर्नमेंट के पास अब पावर है कि गवर्नमेंट कंडीशन लगा सकता है ऑन फर्निशिंग ऑफ GSTR1 by the supplier and further the details of outward supply furnished in GSTR1 which is communicated to the recipient in GSTR2 be made subject to such condition and restriction as may prescribed मतलब जो 2B में आपके पास डिटेल आएगा ये बोल रहे हैं द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो आपने फर्निश किया है इन GSTR1 विच इज कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट मेड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे प्रेस्क्राइब मतलब गवर्नमेंट GSTR2B के ऊपर भी अब कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है यही बोला गया यहाँ पे चलिए उसके बाद 37(2) जो था 37(1) हो गया 2 जो था ये पुराना बकवास प्रोविजन था सर उसको डिलीट कर दिया गवर्नमेंट ने बोला ठीक है उसके बाद पुराना कटाई वटाई किया है हेयर कट किया है सेक्शन नंबर 37 का ठीक है चलिए उसके बाद सेक्शन नंबर 37(3) बोला 37(3) में कुछ नहीं देखिए यहां लिखा हुआ था 42-43 जब 42-43 चला गया है सेक्शन तो उसका जो पॉइंट था उस पॉइंट को मतलब उसका जो जहां जहां रेफरेंस था उसको डिलीट कर दिया उसके बाद अगर आपका GSTR1 में कोई मिस्टेक है एरर और ओमिशन तो सर उसका ड्यू डेट और करेक्शन क्या होगा सर ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है 30th डे ऑफ नवंबर बेटा हमेशा याद रखिएगा अब टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR1 हो चुका है 30th डे ऑफ नवंबर और एनुअल रिटर्न का 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर बस ये छोटा सा एक ध्यान रखिएगा पॉइंट का ठीक है सर ये पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे GSTR1 में अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह करना है तो 30th डे ऑफ नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर ठीक है ये रहा ये क्रक्स मैंने लिख दिया है 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर उसके बाद सेक्शन नंबर 37(4) अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सर क्या बोलता है सेक्शन नंबर 37(4) देखिए मैंने यहां पे क्रक्स लिखा है उससे पहले सर ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई in GSTR1 if the details of outward supply for the previous tax period have been furnished सर ये क्या बोल रहा है बोल बेटा बोल सर ये इस नालायक का बात कर रहा है प्रीवियस GSTR1 नहीं लगाएगा तो करंट GSTR1 भी नहीं लगा पाएगा यही बोल रहा है सर यहाँ पे कि आप अगर previous GSTR1 restriction imposed on GSTR1 registered person shall not be allowed to file GSTR1 for a tax period if previous GSTR1 for previous tax period has not been furnished सर क्या नया है कुछ नहीं पिछला GSTR1 नहीं लगाया तो करंट GSTR1 नहीं लगा पाओगे उसके बाद गवर्नमेंट कुछ कुछ लोगों के केस में रिलैक्सेशन दे सकती है वो प्रोवाइजो एक इंसर्ट कर दिया है गवर्नमेंट के पास पावर ला दी है कि सर अगर पिछला GSTR1 नहीं लगाया तो नेक्स्ट फाइल करना गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है ऐसा पावर है गवर्नमेंट के पास बट अभी GSTR1 पिछला लगाओ फिर नया लगाओ ठीक है सर ये प्रोवाइजो बस पावर है गवर्नमेंट के पास उसके बाद सेक्शन नंबर 38 आ गया फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई सेक्शन को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है पूरा का पूरा सेक्शन सब्स्टिट्यूटेड है मतलब सर अब GSTR2 तो रहा नहीं तो पूरे के पूरे सेक्शन को गवर्नमेंट ने अब सब्स्टिट्यूट करके क्या बोला है गवर्नमेंट बोल रहा है देख लीजिए ये एक अच्छा सेक्शन है समझने लायक सेक्शन है इसलिए थोड़ा टाइम लगा के समझा रहा हूं सुन लो The details of outward supplies furnished by the registered person in 37(1) जो 37(1) में GSTR1 एक पर्सन लगाएगा वो and of such other details supplies as may prescribed will be and an auto generated statement containing the details of ITC shall be made available to the recipient of such supplies in such form and manner and within time and subject to such condition and restriction as may prescribe क्या आप मुझे बताओगे ऑटो जनरेट क्या होगा ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट क्या होगा जिसमें आपको क्रेडिट मिलेगा क्या आप मुझे बता सकते हो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट क्या होगा सर GSTR2B होगा GSTR2B होगा जिसमें आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसके बाद बोला गया है जो ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होगा मैंने आपको बोला था कि सर ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट का भी 2 पार्ट कर दिया जाएगा GSTR1 में वो डिटेल्स तो डालेगा वो मेरे जब GSTR2B में आएगा तो सर GSTR2B को भी गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइड
कर देगा। गवर्नमेंट ने बोला डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट मे बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट। मतलब अब सर गवर्नमेंट बोल रहा है जो भी जीएसटीआर 1 में डिटेल्स लोग फर्निश करेंगे वो मेरे जीएसटीआर 2B में आएगा। 2B को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक होगा जिसका आईटीसी आप ले सकते हो और एक होगा आईटीसी जो रेस्ट्रिक्टेड होगा। यही लिखा गया यहां पे कि सर एक होगा आईटीसी जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो, एक होगा द डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड वेदर होलली और पार्टली बाय द रिसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सेट सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 37(1). मतलब क्यों नहीं मिलेगा ये बोल रहे हैं, वो जो जीएसटीआर 2B में हम जिस अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसको रेस्ट्रिक्शन में डालने का रीजन क्या है, ये बोल रहे हैं कि सर on account of the details of supplies being furnished under section number 37(1). कौन फर्निश किया? as a registered person, ऐसा registered person within such period of taking registration as may prescribed। अभी तक कुछ prescribed ही नहीं है, ये बोल रहा है कि एक registered person जब registration लेगा हम ऐसा टाइम prescribe कर देंगे, हो सकता है कि पहला 1 महीना या 2 महीना तक वो भी जो भी जीएसटीआर 1 में दिखाएगा उसका सामने वाला क्रेडिट नहीं ले पाएगा, उसके रेस्ट्रिक्टेड कॉलम में दिखाएगा। गवर्नमेंट बोल रहा है हम प्रेस्क्राइब कर देंगे रेस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट बोल रहा है कि सर ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 37(1) बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे प्रेस्क्राइब। अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया है लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है हम प्रेस्क्राइब कर देंगे कि इतने ड्यूरेशन में ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन आप जो जीएसटीआर 1 में डालोगे वो सामने वाले के जीएसटीआर 2B में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर डिटेल्स फर्निश किए एक रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे प्रेस्क्राइब। गवर्नमेंट बोल रहा है सामने वाला सप्लायर जीएसटीआर 1 अगर नहीं दे रहा है एक सर्टेन पीरियड के लिए जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे, अभी तक प्रेस्क्राइब किया ही नहीं है तो ये जो सेक्शन है ये ओके आपको बस पढ़ने के लिए। ठीक है सर, अगर सामने वाले व्यक्ति ने जीएसटीआर 1 फाइल किया लेकिन सर वो अगर कंटिन्यूअसली कुछ पीरियड के लिए अपना टैक्स वगैरह नहीं दे रहा है तो आपको वो जो क्रेडिट आएगा वो 2B में रेस्ट्रिक्टेड रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। यही बोला है अगर जीएसटीआर 1 में डिटेल देने वाला व्यक्ति है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ टैक्स and where such default has continued for such period as may prescribed, कितना पीरियड वो गवर्नमेंट अभी बताएगी। उसके बाद अगर जीएसटीआर 1 में जो डिटेल डाला है द आउटपुट टैक्स पेएबल बाय होम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर द सेट सबसेक्शन ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रेस्क्राइब एक्सीड द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग सच पीरियड बाय सच लिमिट एज मे प्रेस्क्राइब। गवर्नमेंट बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, जीएसटीआर 1 में समझ लीजिए 1 करोड़ का सेल दिखाया और सामने आपको मिल रहा है 18 लाख का क्रेडिट, लेकिन सर वो जब जीएसटीआर 3B फाइल करता है तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए का सेल दिखा के सिर्फ 18,000 दे रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इस केस में भी हम क्या करेंगे, उसका वो जो क्रेडिट पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है वो आपके रेस्ट्रिक्टेड कॉलम में दिखा देंगे। बट एज ऑफ नाउ सर गवर्नमेंट ने बोला है हम लिमिट वगैरह सब प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद बोला गया है अगर डिटेल जो जीएसटीआर 1 में डाल रहा है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रेस्क्राइब हैज availed ITC of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause A by such limit as may prescribe। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रहा है, समझ लीजिए उसके जीएसटीआर 2B में सिर्फ 1 लाख आ रहा था वो 5 लाख का क्रेडिट ले रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन वो है जीएसटीआर 1 में फर्निश करने वाला जिसका डिटेल्स आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है, वो व्यक्ति है सर बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रेस्क्राइब हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause A। मतलब सर क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि सर आपको क्रेडिट वही लेना है द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स मे बी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट। मतलब आपके जो रेस्ट्रिक्टेड में आ रहा है उसका मेरा जो सप्लायर है उसने क्या किया, अपना रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट का भी क्रेडिट ले लिया जो उसके जीएसटीआर 2B में सिर्फ अनरेस्ट्रिक्टेड जो
जिसका क्रेडिट वो ले सकता है वो लेना चाहिए था, उसने क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट का भी क्रेडिट ले लिया और पास ऑन कर रहा है, तो वो क्रेडिट मुझे भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और बोल रहा है सर अगर आप जो क्रेडिट ले रहे हो वो सामने वाला व्यक्ति जो फर्निश कर रहा है वो GSTR1 इज फर्निश्ड बाय a registered person who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with provision of section number 49(12) subject to such condition as may be prescribed। मतलब क्या आपको रूल नंबर 86 भी याद है? रूल नंबर 86 बी में बोला गया था आपको 99% क्रेडिट यूज करना है, 1% कैश यूज करना है। अगर आपको जो क्रेडिट आ रहा है वो व्यक्ति GSTR1 में दिखाया है जिसने वो जो लिमिट था वो डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग इज लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 49(12)। मतलब रूल नंबर 86 बी में जो रेस्ट्रिक्शन था कि सर आपको सिर्फ उतना ही क्रेडिट पास ऑन करना है, आपको 99% ऑफ योर टैक्स हैज टू बी पेड इन, आपको 99% आपका अपना टैक्स क्रेडिट से देना है और 1% कैश में देना है। अगर आपने रूल नंबर 86(b) वाला जो कंडीशन था उसको वायलेट किया तो सामने वाले को जो क्रेडिट जाएगा वो उसके GSTR 2B में रेस्ट्रिक्टेड कॉलम में दिखाएगा। सर क्या ये कंडीशन याद रखने हैं? सर और बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब, सच अदर क्लास गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा, वो जब अपना क्रेडिट GSTR1 में दिखाएंगे वो आपको रेस्ट्रिक्टेड कॉलम में हमेशा दिखाते रहेगा। और सर ये जो कंडीशन है ये अभी तक सब कुछ प्रेस्क्राइब मोड में है, तो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके ठीक है, एक बार देख सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के जाइएगा। ये सेम चीज मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद सर क्या अमेंडमेंट है? रूल नंबर 60 में ऑटो ड्राफ्टेड, बाबा GSTR2 मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो GSTR2 बी क्रिएट होता है वो ऑटो ड्राफ्टेड वर्ड था, अब ऑटो जनरेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं। चल ठीक है। उसके बाद बेटर लैंग्वेज यूज किया है। सेक्शन नंबर 39 में क्या अमेंडमेंट है? सर सेक्शन नंबर 39(5) में NRTP के लिए 20 तारीख होता था रिटर्न लगाने का ड्यू डेट, 20 तारीख को अब काट के 13 तारीख कर दिया है। और सर समझ लीजिए एक NRTP एक स्टेट में आया, अप्रैल और मई के लिए भी रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन मई सिर्फ 20 मई तक का रजिस्ट्रेशन उसने लिया है, तो अप्रैल के लिए रिटर्न लगाएगा 13 को अब, और मई के लिए रिटर्न लगाएगा विद इन 7 डेज और 13 विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर ये हो गया, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको रिटर्न लगाना है विद इन 13 डे, यही एप्लीकेबल है, यही पॉइंट है यहाँ पे कि सर अगर NRTP 13 तारीख को रिटर्न लगाएगा तभी तो सामने वाले को GSTR2B में 14 तारीख को मिल जाएगा क्रेडिट। दैट्स इट एवरीवन। यस एवरीवन, ओवर हियर नाउ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर सेक्शन नंबर 39(7) में क्या अमेंडमेंट आया है? सेक्शन नंबर 39(7) सुनिए, क्या आपको याद है कि सर आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आप 35% पे कर देना सर, या मतलब QRMP स्कीम में आप 35% और बैलेंस पे कर सकते हो, या फिर सर अगर लास्ट मंथ का जो आपने पे किया था उसका 100% और फिर बैलेंस पे कर सकते हो। उसी के ऊपर ये अमेंडमेंट है कि सर 39(7) में प्रोवाइजो डाला गया जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर सबसेक्शन 1 shall pay to the government, मतलब जो QRMP स्कीम वाले हैं, in such form and within such time as may prescribe, an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supply of goods, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month। आप मुझे एक बात बताइए कि सर आप हर महीना क्या करते हो? जब रिटर्न लगाते हो तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और बैलेंस पे कर देते हो, करेक्ट? अब इन्होंने यहां पे एक पॉइंट इंसर्ट कर दिया कि सर और इन लीव ऑफ द अमाउंट रेफर्ड इन ए, मतलब आप अपना जो नेट टैक्स लायबिलिटी पे करते हो उसके अलावा आप एक काम कीजिए, एन अमाउंट डिटरमाइंड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे प्रेस्क्राइब। अमाउंट डिटरमाइंड मतलब गवर्नमेंट ने जो QRMP स्कीम के लिए, बेटा QRMP स्कीम में जो 35% और 100% अलाउड है उसका लॉ का बैकिंग का है, एंड हेंस लॉ में लिख दिया, बस इतना ही है। गवर्नमेंट बोल रहा है QRMP टैक्स पेयर गिवन एन ऑप्शन टू पे टैक्स आइदर ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस और फिक्स सम मेथड दैट इज 35%। दिस ऑप्शन ऑफ फिक्स सम मेथड
or self-assessment method was allowed to them by central government by using the power under section number 148 जो स्पेशल प्रोसीजर थे उसके थ्रू गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। अब ये जो पावर है कि गवर्नमेंट बोल सकता है 35% दे दे, फिक्स सम मेथड पे दे दे, ये गवर्नमेंट के पास पावर वाइड सेक्शन नंबर 39(7) के प्रोवाइजो के थ्रू भी आ गया है। ठीक है सर, लेकिन अभी तो जो आप पे कर रहे हो क्यूआरएमपी स्कीम में 35% वगैरह, वो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोसीजर नोटिफाई किए हुए हैं। लेकिन सर फ्यूचर के लिए बस लॉ में गवर्नमेंट ने ये डाल दिया, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, उसके बाद रेक्टिफिकेशन। बाबा रेक्टिफिकेशन का मैक्सिमम टाइम लिमिट पता है आप लोग को, 30th डे ऑफ नवंबर। सर अगर जीएसटीआर 1 में रेक्टिफिकेशन या जीएसटीआर 3B में रेक्टिफिकेशन का मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है 30th डे ऑफ नवंबर, बेसिकली अमेंड करने का, राइट। और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। सर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट बोल रहा है रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड टू बी फर्निश्ड बिफोर गोइंग हेड एंड फाइलिंग फॉर करंट टैक्स पीरियड। सुनिए, पुराना हिसाब किताब नहीं किया तो नया रिटर्न नहीं लगा पाओगे। सर ये भी अमेंडमेंट है, और किसने बोला, ये रहा, इधर बोला गया है। नाउ a person shall not be allowed to furnish GSTR 3B unless GSTR 3B of previous tax period is filed and और एक बात का ध्यान रखना है सर, अगर आपने प्रीवियस GSTR 1 भी नहीं लगाया तो यही बोला गया है GSTR 1 फॉर द करंट टैक्स पीरियड हैज बीन फर्निश्ड, मतलब आपने अगर GSTR 1 नहीं लगाया तो GSTR 3B नहीं लगेगा, GSTR 3B पिछला नहीं लगाया तो GSTR 3B नेक्स्ट पीरियड का भी नहीं, मतलब इस पीरियड का नहीं लगेगा अगर पिछला पीरियड का नहीं लगाया। सर अगर आपने GSTR 1 भी नहीं लगाया है तो भी GSTR 1 नहीं लगा पाओगे, सिंपल सा बात है। GSTR 1 नहीं लगाया तो 3B नहीं लगेगा। सर ये 3B नहीं लगाया तो सर नेक्स्ट 3B भी नहीं लगेगा, और सर पिछला GSTR 1 नहीं लगाया तो नेक्स्ट GSTR 1 भी नहीं लगेगा। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद आगे क्या पॉइंट है, एनुअल रिटर्न। बाबा एनुअल रिटर्न के लिए क्या बोला गया, एनुअल रिटर्न के लिए सिंपल गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि सर एनुअल रिटर्न फॉर 21-22 भी हम एग्जाम कर रहे हैं फॉर रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़। टोटल बकवास। एनुअल रिटर्न जब से 17-18, 18-19, 19-20 के लिए तो ऑप्शनल था, 20-21, 21-22 अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लेवी ऑफ लेट फी। सुनिए, लेट फी के केस में मैंने आपको क्या बोला, सुनिए, लेट फी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट सेक्शन नंबर 52 का रेफरेंस यहां डाल दिया, आप इसको ग्रीन कर सकते हैं। लेट फी में ये जो पॉइंट है बस 52 का रेफरेंस यहां डाल दिया है, दैट्स इट। ठीक है सर, और GSTR 8 के लिए एनीवेज मैंने आपको बोला है कि सर अगर आपने लेट फाइल किया तो लेट फाइल करने का जो रिटर्न का जो लेट फी लगेगा वो 100 रुपए पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5000 है। सर उसके बाद क्या पॉइंट है, सर उसके बाद GST प्रैक्टिशनर है, ये रहा, ये क्रक्स यहां लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद GST प्रैक्टिशनर है। सर GST प्रैक्टिशनर क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, GST प्रैक्टिशनर का जो फंक्शन था वही फंक्शन है, बस GST प्रैक्टिशनर में जहां भी इनवर्ड सप्लाई जो GSTR 2 का रेफरेंस था, क्योंकि GSTR 2 चला गया तो जहां भी इनवर्ड सप्लाईज का रेफरेंस था उसको डिलीट कर दिया गया। That's it everyone। यहां मेरा अमेंडमेंट रिलेटेड डिस्कशन खत्म होता है। जो चार्ट अमेंडमेंट का था वो चार्ट भी मैंने यहां डाल दिया, देखिए यहां पे GSTR 2 का रेफरेंस खत्म। राइट एवरीवन, पॉइंट क्लियर है सर। चलिए क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन द अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू रिटर्न्स। और बाबा रिटर्न्स का चैप्टर मुझे लगता है इस बार एग्जाम में 1, 2 से 4 मार्क या 5 मार्क तक का क्वेश्चन आएगा। सर ए बोलोगे या बी बोलोगे, देखिए दिल तो नहीं करता ए बोलने का, चल बी बोल देता हूं, बी ग्रेडेड। ठीक है, बी ग्रेडेड बोल देता हूं, क्योंकि रिटर्न्स को जनरली हम सी में डालते थे, अब बी में डाल देते हैं। चल अमेंडमेंट्स है, छोटा अमेंडमेंट है, मैंने आपको अमेंडमेंट भी कवर करा दिए। क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ returns everyone।